तबायफ की बेटी है ये जानते ही वरुण एकदम से आग बबूला हो गया और दीपिका को काफी खरी खोटी सुनाने लगा। इस बात पर दीपिका और वरुण की कहासुनी हो गई और इसी बीच वरुण ने दीपिका को कमरे से बाहर निकल जाने के लिए कहा और उसने बाहर भेजने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा कि उसके पिता नारायण सहगल वहीं दरवाजे पर खड़े थे। अपने पिता को वहां पर खड़े हुए देखकर वरुण हैरान रह गया और दीपिका भी अपने ससुर को देखकर घबरा गई थी। उसने जो बात डाइनिंग टेबल पर छुपाने की कोशिश की थी वो अब उसके ससुर के सामने आ गई थी। नारायण सहगल अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के दीपिका और वरुण को देखे जा रहे थे। अपने पिता को वहां पर देखकर वरुण ने तुरंत ही दीपिका से कही हुई बात उन्हें बताने की कोशिश की। वरुण ने कहा, डैड हमारे साथ धोखा हुआ है, इंद्रजीत अंकल ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये लड़की दीपिका एक। वरुण कुछ आगे बोल पाए उससे पहले ही नारायण सहगल ने उसके सामने गुस्से से देखा और वरुण बोलते बोलते एकदम से चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि अपने पिता के सामने वो अपनी भाषा की मर्यादा को पार कर रहा था। तभी नारायण सहगल ने कहा, हमारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ है, इंद्रजीत मेरा बहुत पुराना दोस्त है और दीपिका जब पहली बार उसके घर में उसकी गोद में आई थी तब से लेकर अब तक की सारी बातों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि दीपिका की माँ कौन है और आज जो हमारे घर के दरवाजे पर आई थी वो इसकी माँ ही थी, वो भी मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं बस डाइनिंग टेबल पर दीपिका की परीक्षा ले रहा था। अपने पिता की मुंह से ये सारी बातें सुनकर वरुण बहुत चक्कर रह गया। अपने हाथ से सर को पकड़कर वो वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। नारायण सहगल ने 2 कदम आगे बढ़ाए और दीपिका के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी शादी दीपिका से हो ये मेरी ही ख्वाहिश थी और इंद्रजीत की ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी मेरे बेटे से हो। वरुण की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करे। एकदम से हताश होकर उसने अपने पिता से कहा, हाउ कुड यू डू दिस डैड? आप ये कैसे कर सकते हैं? आपने मेरे बारे में ना सही कम से कम हमारे परिवार, हमारे बिजनेस और हमारी रेपुटेशन के बारे में तो सोचा होता। दीपिका ये सब चुपचाप सुन रही थी और उसे भी ये बातें काफी हैरान कर रही थी कि नारायण सहगल को सब कुछ पहले से ही पता था। उसकी नजर नारायण सहगल पर टिकी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू की बूंदें बहने लगी थी। तभी नारायण सहगल ने वरुण की तरफ देखते हुए कहा, मैंने जो भी फैसला लिया है वो अपने पूरे होशो हवास में और पूरी तरह से सोच समझ कर लिया है और तुम्हारी जितनी उम्र भी नहीं है ना बेटा, उससे कहीं ज्यादा सालों का अनुभव है मेरे पास। इसलिए मेरे फैसले पर सवाल करने से पहले 2 बार सोच लेना। वैसे भी ये शादी तो तुम्हारे लिए एक समझौता ही थी ना, तो समझौता ही सही, इस शादी को निभा के दिखाओ, तब मुझे यकीन होगा कि तुम इस कंपनी को संभालने के भी लायक हो। और वैसे भी मैं तो ये कहने आया था कि इस बारिश और तूफान के थमते ही तुम दोनों को हनीमून के लिए निकलना होगा, सो स्टार्ट पैकिंग। ये कहकर नारायण सहगल वहां से चले गए। अपने पिता के वहां से चले जाने के बाद भी वरुण वहीं पर अपने सिर को पकड़े हुए बैठा रहा। दीपिका भी वहीं बेड पर बैठ गई। दोनों की एक दूसरे से बात करने की कोई हिम्मत नहीं हो रही थी। दोनों एक दूसरे से आखिर बात करते भी तो क्या? दीपिका ने अपने मन में फैसला कर लिया था कि अब वो वरुण के साथ और नहीं रह सकती थी। आखिर कौन सी स्वाभिमानी स्त्री अपने बारे में अपने ही पति के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर उसके साथ रहना पसंद करती? वहीं वरुण के मन में मानो विश्व युद्ध चल रहा हो। एक तरफ उसके मन में दीपिका के वो शब्द गूंज रहे थे कि वो एक तबायफ की बेटी थी और दूसरी तरफ उसके मन में उसके पिता के शब्द गूंज रहे थे कि जब तक वो ये शादी निभा के नहीं दिखाता तब तक उन्हें यकीन नहीं होगा कि वो कंपनी संभालने के लायक है या नहीं। वरुण अपने आप को इस सोच की दलदल में फंसा हुआ पा रहा था। दीपिका वरुण की तरफ ये देखकर समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा था। ये देखते ही दीपिका बेड से उठ खड़ी हुई और उसने वरुण से कहा, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। तुम अपने पिता से कह देना कि तुम शादी निभाने के लिए तो तैयार थे लेकिन मैं नहीं मानी। और वैसे भी किसी की काबिलियत को साबित करने का जरिया भर बनकर रहना मुझे गवारा नहीं है। और दूसरी बात कि तुम्हारे जैसे घटिया सोच वाले इंसान के साथ मैं और नहीं रह सकती। ये कहकर दीपिका उसी वक्त अपने कमरे से बाहर निकल गई और सहगल मेंशन से भी बाहर निकल गई। सिक्योरिटी गार्ड के पूछने पर उसने बताया कि उसे अपने पिता के घर जाना था और उसी वक्त एक गाड़ी बुलाई गई जिसमें बैठकर दीपिका वहां से चली गई। नारायण सहगल अपने कमरे की खिड़की से उसे जाते हुए चुपचाप देखता रहा। वरुण ने दीपिका को जाने से रोका नहीं बल्कि वहीं पर सर पर हाथ धरे हुए बैठा रहा। वरुण को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत ही उठकर अपने कमरे के कोने में रखी हुई दारू की बोतल उठाकर उसे खोलकर गटकने लगा और सिगरेट जलाकर कश पे कश मारने लगा। दीपिका की गाड़ी तेज बारिश में होते हुए अपने पिता के घर जा पहुंची। बड़ी गाड़ी को देखकर सिक्योरिटी ने गेट खोला और दीपिका को देखकर उस गाड़ी को अंदर आने दिया। गाड़ी से उतरकर दीपिका दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खटखटाने लगी। घर के नौकर ने दरवाजा खोला और दीपिका को देखकर आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि अभी उसकी शादी को 24 घंटे ही तो हुए थे और आधी रात को इस तरह फिर से अपने मायके में उसके लौटने की उम्मीद किसी को नहीं थी। नौकर दीपिका को कुछ पूछे उससे पहले ही दीपिका ने कहा, तुम जाकर पापा को कहो कि मैं मिलना चाहती हूँ अभी के अभी। नौकर मना करने वाला था लेकिन दीपिका की आंखों में गुस्से को देखकर उसे मना करने की हिम्मत नहीं हुई और तुरंत ही इंद्रजीत को बुलाने के लिए उनके कमरे की तरफ चला गया। नीलाक्षी की वजह से इंद्रजीत और मंजू दोनों की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी और दोनों जाग ही रहे थे और दीपिका की आने की बात सुनकर इंद्रजीत और मंजू दोनों ही घबराकर कमरे से बाहर निकले। बड़ी चिंता में इंद्रजीत कमरे से बाहर आया और दौड़ते हुए दीपिका के पास आते हुए पूछने लगा, क्या हुआ दीपिका, इतनी रात गए, सब ठीक तो है? दीपिका ने नम आंखों से उनकी तरफ देखा और पूछा, आखिर क्यों करी आपने मेरी शादी पापा? कहिए ना, इतने बड़े घर में मेरी शादी क्यों करवाई आपने, वो भी उससे जिसे मैं जानती तक नहीं थी। दीपिका की रोती हुई सूरत को देखकर और इस सवाल को सुनकर इंद्रजीत और भी ज्यादा परेशान हो गया और उसने दीपिका के दोनों कंधों को पकड़कर फिर से पूछा, क्या हुआ, साफ साफ कहो, किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया या तुम्हें कुछ बुरा भला कहा है? क्या फर्क पड़ता है पापा? दीपिका ने रोते हुए पूछा। क्या ही फर्क पड़ता है पापा जब मेरी शादी बिना मेरी मर्जी के किसी बिजनेस की डील की तरह कर दी जाती है? क्या ही फर्क पड़ता है जब मेरी शादी उस इंसान से कर दी जाती है जो मेरी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है? क्या ही फर्क पड़ता है जब मुझे पैदा करने के बाद माँ मुझे छोड़ देती है और आपके ही इस घर में आपकी ही सगी बेटी एक नौकर की तरह जिंदगी बिताती है? क्या ही फर्क पड़ता है? अफसोस होता है मुझे मेरी किस्मत पर मुझे लगता है कि कम से कम मेरे पापा को तो मेरी कद्र है। मेरे पापा तो मुझसे प्यार करते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि मुझे इस घर से विदा करने की उन्हें इतनी जल्दी थी कि मुझे एक ऐसे इंसान के साथ ब्याह दिया जाता है जिसको मैं जानती ही नहीं थी। ये बोलकर दीपिका घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी और बिलक बिलक कर रोने लगी। इंद्रजीत ने उसे उठाकर एक तरफ बिठाया और उसे गले से लगा लिया। दीपिका ने उसके बाद शांति से बताया कि उसके साथ वहां पर क्या क्या हुआ था। ये सब सुनकर इंद्रजीत ने उसे बताया कि उसकी मां नीलाक्षी वहां पर भी आई थी, उसी की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद इंद्रजीत ने उससे कहा, तुम्हारा गुस्सा पूरी तरह से जायज है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मंजू के साथ शादी होने के बाद भी न जाने किस तरह से रेड लाइट एरिया में जाने की मुझे बुरी आदत पड़ गई थी और नीलाक्षी से मैं मोहित होता चला गया। जब तुम पैदा हुई तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। इंसानियत के नाते मैंने तुम्हें यहाँ पर तो रख लिया लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखता था मुझे मेरी गलती का एहसास होता था। इसलिए मैं तुम्हें कभी भी इस घर में वो जगह नहीं दे पाया जो पायल और पूजा को मिली थी। और तुम्हारी सौतेली माँ मंजू और सौतेली बहन पायल और पूजा का तुम्हारे प्रति रवैया देखकर बहुत बार चाहते हुए भी कुछ बोल ना पाया। इतने सालों में मेरे मन में एक अपराध भाव पैदा होता गया और वो मुझे अंदर ही अंदर खाने लगा था। मैं अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पाता था। पर जब पता चला कि नारायण अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है तो मुझे लगा कि इतने बड़े खानदान में तुम्हारा रिश्ता करके मैं अपने अपराधों से थोड़ा तो मुक्त हो सकता हूँ।
और नारायण तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी ये रिश्ता स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया था। बस इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी करवाई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अभी तो इंद्रजीत ने बोलना खत्म किया ही था कि नारायण सहगल वरुण को लेकर इंद्रजीत के घर की चौखट पर आ खड़ा हुआ था। नारायण सहगल को वहां पर देखकर इंद्रजीत गोयल हैरान रह गया और दीपिका भी हैरान रह गई थी। उन दोनों को वहां पर देखकर इंद्रजीत और दीपिका दोनों ही खड़े हो गए। दीपिका नारायण सहगल से आंख नहीं मिला पाई और नीचे नजर करके वहीं पर खड़ी रही। तभी नारायण सहगल ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और दीपिका से कहा, गलती सबसे होती है बेटी, मेरे बेटे से भी हुई है। उसे अपनी गलती का एहसास है और तुझसे माफी मांगने आया है, माफ कर दे उसे। वरुण ने हल्के से धीमी आवाज में बिना दीपिका की तरफ देखे कहा, आई एम सॉरी। इस बात पर दीपिका हंस पड़ी और उसने कहा, सॉरी तो कहना ही पड़ेगा ना तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी में उत्तराधिकारी बनने का जरिया जो हूँ। वरुण ने कहा, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर इंद्रजीत ने कहा, माफ कर दो उसे बेटी, हम सबको माफ कर दो। क्या दीपिका वरुण को माफ करके फिर से उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या वरुण ने दिल से माफी मांगी थी या फिर कंपनी के सीईओ बनने के लिए ये करना पड़ रहा था? क्या वरुण और दीपिका एक दूसरे को जानने और समझने का मौका दे पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम। स्कूल की घंटी बजते ही सभी बच्चे घर जाने के लिए क्लासरूम से दौड़ते हुए बाहर निकले। तभी विकी नाम की एक लड़की ने छोटे से गेट से बाहर जाने के लिए छलांग लगाई और 8 साल की दीपिका को उसका ऐसा धक्का लगा कि वो नीचे गिर पड़ी। कीचड़ में गिरने के कारण दीपिका के सारे कपड़े खराब हो गए और सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। दीपिका ने गुस्से में विकी का कॉलर पकड़ा और उससे माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन विकी ने माफी मांगना तो दूर बल्कि अपनी गलती का इकरार भी नहीं किया। तब दीपिका ने विकी को इतनी जोर से मुक्का मारा कि विकी उसी कीचड़ में जा गिरा जहां पर दीपिका गिरी थी और उसका नाक टूट गया। सो अलग। अभी भी इंद्रजीत गोयल और मंजू गोयल को प्रिंसिपल ने स्कूल में बुलाया था। जब प्रिंसिपल ने इंद्रजीत को दीपिका की कंप्लेंट की तब 8 साल की होते हुए भी दीपिका ने कहा था, कोई मुझे हर्ट करेगा और सॉरी भी नहीं बोलेगा तो मैं भी उसे हर्ट करूंगी। और फिर प्रिंसिपल ने उससे पूछा था, और अगर कोई तुम्हें हर्ट करके सॉरी बोल दे तो? ये सुनकर दीपिका कुछ देर सोच में पड़ गई और फिर बोली, तो फिर मैं भी उसे हर्ट करके सॉरी बोल दूंगी। उस वक्त भी इंद्रजीत गोयल ने उसे वही समझाया था जो आज उसे समझाया जा रहा था। नहीं बेटा, जब कोई सॉरी बोल दे तो उसे माफ कर देना चाहिए। अपने पिता की इस बात से दीपिका ना तब सहमत थी और ना ही अब, लेकिन इस बार भी दीपिका हर्ट हुई थी जैसे उस दिन हुई थी, बल्कि उस दिन से कुछ ज्यादा ही आज हर्ट हुई थी। तो वो किस तरह से इतनी आसानी से उसे माफ कर दे जिसने उसे हर्ट किया था। वरुण के माफी मांगने पर नारायण सहगल और अपने पिता दोनों के कहने पर दीपिका सोच में पड़ गई थी कि क्या वो वरुण को मौका दे सकती थी या नहीं। लेकिन अभी भी उसके मन में वरुण के बोले हुए शब्द गूंज रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वो भी ऐसी ही कोई कड़वी बात जाकर वरुण को बोले ताकि वो भी उसे तकलीफ पहुंचा सके। तभी नारायण सहगल ने कहा, बेटी तुम कोई भी फैसला लो, उससे पहले मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। नारायण सहगल की इस बात को वो टाल नहीं पाई। इंद्रजीत के घर के आंगन में नारायण सहगल दीपिका के साथ टहलते हुए कहने लगे, वरुण ने तुमसे जो कुछ भी कहा ये उसका बचपना ही है। उसे अभी भी इंसान को परखने की कला नहीं आती है, किस समय पर क्या बोलना चाहिए और किस तरह का व्यवहार करना चाहिए ये कला भी उसे नहीं आती है। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा खाई जाती है। मेरे बाद मेरे एम्पायर को संभालने वाला एक वरुण ही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरी कंपनी मेरे साथ ही काम करने वाले कुछ लालची लोगों के हाथ पड़ जाए। वरुण की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण कई सारे ऐसे लालची लोमड़ियों की नजर मेरी कंपनी पर है और मेरी कंपनी गलत लोगों के हाथों में मेरे मरने के बाद ना चली जाए। इसीलिए वरुण को मुझे किसी भी तरह योग्य बनाना है और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और एक बात कि तुम्हारी माँ को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये पता है कि तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर की बहू के रूप में चुना है। बस मुझे तुमसे इतना ही कहना था। आगे जो भी फैसला होगा वो तुम्हारा होगा और तुम्हारा हर फैसला मुझे भी मान्य होगा। ये कहकर नारायण सहगल वहां से चला गया और अपनी गाड़ी में बैठकर इंद्रजीत गोयल के घर से अपने घर की तरफ जाने के लिए रवाना हो गया। वरुण अभी भी वहीं पर था। वरुण कुछ बोल पाए उससे पहले ही दीपिका ने कहा, अगर तुम दिल से माफी मांग रहे हो तो मैं माफ करने को तैयार हूँ। तभी वरुण ने कहा, माफी तो मैं दिल से ही मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे एहसास है कि मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था जो मैंने कहा। बाकी ये मत समझना कि सारी गलती मेरी ही थी, क्योंकि उसके पहले जिस तरह से तुमने मेरे साथ बर्ताव किया था उससे मुझे काफी गुस्सा आ गया था। दीपिका को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और इसी वजह से उसने सर हिलाकर मिलने की बात में हामी भरी और उसने कहा, काफी रात हो चुकी है, हमें घर चलना चाहिए। ये बात सुनकर इंद्रजीत खुश हुआ और उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। दीपिका जिस गाड़ी में आई थी उसी गाड़ी में वो और वरुण दोनों बैठकर सहगल मेंशन की तरफ जाने के लिए निकल पड़े। वरुण और दीपिका सहगल मेंशन में पहुंचे और वहां पर नारायण और गायत्री सहगल दीपिका के वापस आने पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। नारायण सहगल को इस बात की खुशी ज्यादा थी कि दीपिका ने उनकी बात का मान रखा था। तभी गायत्री सहगल ने कहा, इस बेमौसम तूफान के कारण मुझे लगा था कि आने वाले कई दिनों तक उड़ान भरना नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन तुम दोनों के झगड़े की तरह ही ये तूफान भी थम चुका है। मेरी अभी मौसम विभाग से भी बात हो गई है और उन्होंने कहा है कि कल दोपहर तक मौसम एकदम साफ हो जाएगा और आसानी से प्लेन उड़ाया जा सकेगा। इसलिए तुम दोनों को कल शाम को ही हनीमून पर भेजने का सारा बंदोबस्त किया जाएगा। तुम दोनों पैकिंग कर लो। हनीमून की बात सुनकर वरुण और दीपिका के फिर से होश उड़ गए और दीपिका ने पूछा, लेकिन हम कहाँ पर जा रहे हैं और टिकट्स का क्या? ये सुनकर गायत्री सहगल हंसने लगी और उसने दीपिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम दोनों को सबसे पहले वैष्णो देवी भेज रही हूँ। उसके बाद तुम दोनों को जहाँ जाना है वहाँ पर जा सकते हो और टिकट की फिक्र तुम मत करना, क्योंकि तुम दोनों किसी कमर्शियल एयरलाइन से नहीं बल्कि हमारे चार्टर प्लेन से जा रहे हो। वरुण और दीपिका दोनों को पता था कि अब उनका इस हनीमून को टालना लगभग नामुमकिन हो गया था, इसलिए दोनों बिना कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे की तरफ चले गए। अपने कमरे की तरफ जाते हुए दीपिका ने धीरे से वरुण को पूछा, तुम्हारी कोई कंपनी की मीटिंग या फिर बिजनेस डील नहीं है क्या जिससे ये हनीमून को हम और थोड़ा पोस्टपोन कर सके? इस बात पर वरुण ने दीपिका को ही सवाल पूछ लिया। तुम्हारे पास खराब तबीयत या फिर एग्जाम वगैरह का कोई बहाना नहीं था? दोनों के पास एक दूसरे के सवाल का कोई जवाब नहीं था। दोनों ही जानते थे कि अब उनके पास हनीमून पर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दोनों अपने कमरे में गए और बेड पर बैठकर सोचने लगे कि अब आखिर हनीमून पर एक दूसरे के साथ किस तरह से वक्त बिताएंगे। दोनों ने एक दूसरे को माफ तो कर दिया था, लेकिन सिर्फ बड़ों के कहने पर। दोनों को अपनी गलती का एहसास तो था ही, लेकिन सामने वाले की गलती अपनी गलती से और भी ज्यादा बड़ी है इस बात का भी पूरा विश्वास था। इसलिए एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन दीपिका ने कहीं ना कहीं अपने मन में ये स्वीकार कर लिया था कि उसे वरुण के साथ हनीमून पर जाना ही था, इसलिए उसने अपना बैग निकाला और उसमें कपड़े भरने शुरू कर दिए। ये देखते हुए वरुण ने उससे कहा, इतना सामान लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है और ये गर्म कपड़े क्यों भर रही हो? दिसंबर का महीना है और न्यूजीलैंड में बिल्कुल भी ठंड नहीं होगी इस वक्त। ये सुनते ही दीपिका ने कहा, वैष्णो देवी में तो बहुत ठंड होगी इस वक्त। ये सुनते ही वरुण हंसने लगा और बोला, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो वैष्णो देवी, मैं नहीं आने वाला। हनीमून के नाम पर तीर्थ यात्रा करने का शौक नहीं है मुझे। न्यूजीलैंड में मेरे दोस्त रहते हैं और उनके साथ न्यूजीलैंड की हसीन वादियों में हाइकिंग और कैंपिंग करने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। तुम्हें चलना है तो चल सकती हो। दीपिका ने कहा, वो भी कर लेंगे पर बाद में। मम्मी जी का मन है ना हमें वैष्णो देवी भेजने का। एक दिन वैष्णो देवी के दर्शन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ऊपर से मेरा भी मन है दर्शन करने का।
वरुण ने कहा, तो तुम चली जाओ ना, किसने मना किया है, मुझे फोर्स मत करो। ये सुनते ही दीपिका ने अपना बैग एक साइड में हटाया और वरुण से कहा, अगर हम वैष्णो देवी नहीं जाएंगे तो न्यूजीलैंड का प्लान भी कैंसिल करना पड़ेगा। वरुण ने इरिटेट होते हुए कहा, अजीब जबरदस्ती है तुम्हारी, ये दादागिरी नहीं चलेगी, मुझे जहाँ जाना होगा मैं वहीं पर जाऊंगा, तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली। दीपिका ने कहा, सच कहा तुमने, मैं कोई नहीं होती तुम्हें कहने वाली। मम्मी जी को जाकर कह दो कि तुम वैष्णो देवी नहीं जाना चाहती, वो मान जाएंगी, तो जैसा तुम कहो वैसा ही करेंगे। अपनी माँ का नाम बीच में आते ही वरुण शांत हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ उसकी ये बात कभी भी नहीं मानेगी। पिछले कई बार वरुण किसी मंदिर जाने के नाम पर कहीं और निकल गया था और उसकी माँ को उसने झूठ बोल दिया था कि वो मंदिर होकर आया था, लेकिन इस बार दीपिका के होते हुए वो अपनी माँ को चकमा भी नहीं दे सकता था। उसे दीपिका की जिद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो करता भी तो क्या। वो गुस्से में अपनी तकिए को जमीन पर पटक कर वहीं पर बैठ गया। अपना बैग भरकर दीपिका बेड पर लेट गई और रूम की लाइट स्विच ऑफ कर दी। इस बात पर चिढ़ते हुए वरुण ने कहा, अकेले नहीं रहती उस कमरे में, मैं भी हूँ, और अगर तुम बेड पर सोना चाहती हो तो सो जाओ, लेकिन मैं सोफे पर नहीं सोऊंगा। ये कहकर उसने टेबल लैंप का स्विच ऑन कर दिया और बेड पर लेटकर अपने मोबाइल में वीडियो देखने लगा। वीडियो की आवाज से दीपिका को परेशानी होने लगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप पर नियंत्रण रखा और चुपचाप लेटी रही। दूसरे दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए सभी फिर से जमा हुए। तभी नारायण सहगल ने कहा, ये तुम दोनों का हनीमून का समय है और मैं चाहता हूँ कि 1.5 महीना तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने के लिए इस्तेमाल करो, और ना ही सिर्फ अलग अलग जगह घूमने को, बल्कि एक दूसरे की खामियों को तुम अपनी खूबियों से पूरी करो और एक दूसरे की खूबियों को अपने अंदर भी शामिल करो। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम उसे अपनी समझदारी से परफेक्ट बना सकते हैं। और जिंदगी में अच्छे समय में तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन कठिन समय में एक दूसरे की असली परख होती है। इसीलिए मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर एक फैसला लिया है, तुम दोनों जहाँ कहीं भी हनीमून में जाना चाहते हो वहाँ पर बेझिझक जा सकते हो। हमारा चार्टर प्लेन तुम्हें हर वो जगह पर लेकर जाएगा, लेकिन जहाँ पर रहने खाने के खर्चों के लिए तुम्हें सिर्फ लिमिटेड पैसे दिए जाएंगे। उन पैसों में तुम्हें उस प्लेन के पेट्रोल का भी पैसा खुद भरना होगा और आने वाले 1.5 महीने तक सिर्फ उन्हीं पैसों से काम चलाना होगा। और तुम्हारा बजट है सिर्फ 25 लाख रुपए। ये सुनकर वरुण के होश उड़ गए और ब्रेकफास्ट करते करते उठ खड़ा हुआ और बोल उठा, सिर्फ 25 लाख रुपए? इतना मैं हफ्ते भर में खर्च कर देता हूँ डैड, 1.5 महीना सिर्फ इतने पैसों में निकालना इज इम्पॉसिबल। क्या वरुण अपने पिता की इस शर्त को कबूल करेगा? क्या सिर्फ 25 लाख में हनीमून करने की शर्त रखने के पीछे नारायण सहगल का कोई मकसद था? क्या दीपिका और वरुण इस हनीमून में अपनी डिफरेंसेस कम कर पाएंगे? क्या ये हनीमून दीपिका और वरुण का ये मिसमैच्ड इश्क परफेक्ट मैच में बदल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम। नारायण सहगल की शर्त सुनकर वरुण के होश उड़ गए थे। दीपिका को इस बात की गंभीरता अधिक समझ में नहीं आई, क्योंकि उसके लिए तो 25 लाख की रकम बहुत ज्यादा थी, जबकि वरुण के लिए ये सिर्फ हफ्ता 10 दिन की पॉकेट मनी थी। वरुण जानता था कि वो अपने पिता से इस बात पर बहस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनसे बहस में आज तक कोई जीत पाया ही नहीं था। लेकिन अपने पिता की इस बात से वरुण को बहुत गुस्सा आ गया और वो डाइनिंग टेबल छोड़कर अपनी कुर्सी को धक्का मारते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। तभी नारायण सहगल ने दीपिका की तरफ देखते हुए कहा, अब वरुण को समझाने की और उसे शर्त पर टिकाए रहने की जिम्मेदारी तुम्हारी। बस इतना कहकर नारायण सहगल वहां से अपने कमरे की तरफ चले गए, लेकिन दीपिका गहरी सोच में डूब गई और वहीं पर बैठी रही। थोड़ी देर के बाद वो अपने कमरे में गई और एक दूसरा बैग निकाला और उसमें भी कुछ दूसरे कपड़े और सामान भरना शुरू कर दिया। वरुण ने उससे पूछा कि ये क्या कर रही हो? दीपिका ने कहा, पहले सोचा था कि थोड़ा सामान वहां पर जाकर खरीद लेंगे, लेकिन अब जब हमें पैसे बचाने हैं तो सारा सामान यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। ये सुनकर वरुण हंस पड़ा और उसने कहा, तुम सच में पापा की बात को सीरियसली ले रही हो? हरे सठिया गए हैं वो। उन्हें लगता है कि इस तरह की फिल्मी पैतरे अपना करके वो अपनी मनमानी करते रहेंगे और मैं चुपचाप उनकी बातों को मानता रहूंगा। ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। अरे 25 लाख रुपए मेरे यहाँ पर हफ्ते भर में उड़ जाते हैं, तो फॉरेन में तो 2-3 दिन भी नहीं टिकेंगे मेरे 25 लाख रुपए, और वो समझते हैं कि इतनी छोटी सी रकम से हम 1.5 महीना गुजारे। क्या समझते हैं वैसा करने में मैं बहुत जिम्मेदार इंसान बन जाऊंगा? ये सुनकर दीपिका ने कहा, तुम जिम्मेदार बनो या ना बनो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से बेकार में ही मेरे पर जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं। तुम्हें शर्म आती है? तुम 35 साल के हो, मुझसे 17 साल बड़े हो, लेकिन तुम्हें सुधारने की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाली जाती है। मैं क्यों ठेका लूं तुम्हें सुधारने का? तुम्हारे पिता की मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें सुधारने के लिए ही मुझे रखना था तो मुझे पगार देकर तुम्हारी टीचर बना देते। तुमसे शादी करवाकर मेरी जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हैं वो? ये सुनते ही वरुण ने कहा, तुम्हें किसी ने बांध कर नहीं रखा है, तुम फ्री हो, जा सकती हो। इस बार तो मैंने भी तुमसे कोई गलत बात नहीं की है, तो मैं भी तुमसे माफी मांगनी और तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। चली जाओ यहाँ से, ताकि ये हनीमून का झंझट ही टल जाए। और सच कहो तो मैं भी तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी जिम्मेदारियां उठाने के लिए। मैं अपने पिता को अपनी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज खुद साबित करके बताऊंगा। ये सुनकर दीपिका ने कहा, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं मुफ्त में पोलैंड टूर्स करने का ऐसा मौका हाथ से नहीं गवा सकती। दीपिका के मुंह से ऐसी बात सुनकर वरुण कुछ पल के लिए दंग रह गया और फिर कुछ बोलते बोलते अटक गया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे दीपिका को बहुत कुछ कहना था, लेकिन वो सिर्फ दीपिका को सामने देखकर एकदम ही धीरे से अपॉर्चुनिस्ट ऐसा कहकर बालकनी में सिगरेट पीने चला गया। दीपिका ने अपना सारा सामान दोपहर तक पैक कर लिया था, लेकिन वरुण ने कुछ भी पैक नहीं किया था। दीपिका को ये बात पता थी, लेकिन उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शाम को ठीक 5 बजे गायत्री सहगल कुछ नौकरों के साथ उनके कमरे में आई और दीपिका से पूछा कि वो दोनों जाने के लिए तैयार हो गए थे या नहीं। दीपिका ने गायत्री से कहा कि वो तो तैयार थी, लेकिन वरुण ने अभी भी अपने कपड़े पैक नहीं किए थे। गायत्री को इस बात से कोई ताज्जुब नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत ही अपने साथ आई हुई नौकरों को वरुण का सामान पैक करने के लिए कहा। तभी वरुण कहीं बाहर से आया और अपनी मां गायत्री को बालकनी में लेकर गया और उनके साथ किसी चीज पर बहस करने लगा। दीपिका ये सब देख रही थी, लेकिन उसे उठकर बालकनी में जाकर उन दोनों के बीच में पड़ना जरूरी नहीं समझा। थोड़ी देर में वरुण परेशान होकर बाहर आया और कपड़े बदलने अपने वॉक इन वार्डरोब में चला गया। तभी गायत्री ने आकर दीपिका से कहा कि वो भी तैयार हो जाए और थोड़ी देर में नीचे ड्राइंग रूम में वरुण के साथ आ जाए। थोड़ी देर बाद वरुण और दीपिका नीचे आए और पीछे नौकर उनका सामान लेकर उनके साथ वहां पर पहुंच गए। गायत्री के इशारे पर नौकर सारा सामान लेकर सहगल हैंगर की तरफ जाने लगे। वहां पर नारायण और गायत्री ने वरुण और दीपिका को कुछ तोहफे दिए और नारायण ने दीपिका से कहा, अच्छे से जाना, प्यार से रहना, एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे की खामियों को। अपने पिता की बात को बीच में ही काटते हुए वरुण ने कहा, पता है डैड, आपने सुबह ही सारी बातें कह दी थी। आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए, काफी लेट हो रहा है। ये कहकर वरुण बिना अपने माता पिता के पैर छुए या उनसे गले मिले दरवाजे की तरफ चला गया। दीपिका ने तुरंत ही अपने सास ससुर के पैर छुए और वो भी वरुण के पीछे चली गई। तभी वहां पर एक गाड़ी आई और उस गाड़ी में वो दोनों बैठ गए। वरुण ने ड्राइवर से कहा, हैंगर की तरफ ले लो। दीपिका ये सुनकर थोड़ी आश्चर्य में पड़ गई और उसने पूछा, हैंगर? हमें कपड़े थोड़ी सुखाने हैं, हमें तो एयरपोर्ट जाना है। ये सुनकर वरुण खिलखिलाते हुए हंसने लगा और ड्राइवर भी मन ही मन हंस रहा था। दीपिका वरुण के हंसने की वजह नहीं समझ पा रही थी। तब वरुण ने उससे कहा, हम चार्टर्ड प्लेन से जा रही हैं, यानी कि हमारा पर्सनल एरोप्लेन, और एरोप्लेन को जहां पर रखते हैं उसे हैंगर कहते हैं, कपड़े सुखाने की चीज को नहीं, गवार। ये बोलकर वो फिर से हंसने लगा। दीपिका ये सुनकर कुछ बोली नहीं, लेकिन उसे वरुण का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। थोड़ी ही देर में दोनों सहगल के पर्सनल चार्टर्ड प्लेन रखने के हैंगर में पहुंच गए।
वहाँ पर दोनों का सामान फ्लाइट में भरा ही जा रहा था कि उसी वक्त वरुण ने पायलट को इशारा करके अपने पास मिलने के लिए बुलाया। पायलट जैसे ही उसके पास आया, वरुण ने उसे सीधे न्यूजीलैंड लेकर जाने के लिए कहा। ये सुनकर पायलट भी थोड़ा हैरान रह गया और उसने वरुण को समझाने की कोशिश की कि गायत्री मैडम के कहने पर उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से वैष्णो देवी जाने की परमिशन ली थी और न्यूजीलैंड जाने की परमिशन अभी भी उसके पास नहीं थी। ये सुनकर वरुण बहुत ही चिढ़ गया और उसने पायलट को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। दीपिका ये सब चुपचाप सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उससे भी रहा नहीं गया और उसने उन दोनों के बीच में पड़ते हुए कहा, ये प्लेन तो वैष्णो देवी ही जाएगा सबसे पहले। अगर तुम्हें न्यूजीलैंड जाना है तो जैसे सब जाते हैं वैसे जाओ। दीपिका की ये बात वरुण को समझ नहीं आई और उसने पूछा, मैं समझा नहीं, जैसे सब जाते हैं वैसे जाओ का मतलब क्या होता है? दीपिका ने कहा, एयरपोर्ट जाकर टिकट बुक करवाकर जैसे बाकी सब फ्लाइट पकड़कर जाते हैं वैसे, रईस का बात। दीपिका का ये ताना सुनकर वरुण को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन खुद को गवार बुलाए जाने का बदला लेने पर दीपिका को बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी वरुण ने अपने मन में कहा, इसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। तभी उसके मन में एक ख्याल आया और वो तुरंत ही दीपिका के साथ वैष्णो देवी जाने के लिए तैयार हो गया। उसने पायलट को वैष्णो देवी चलने के लिए कह दिया। अचानक से वरुण के हृदय परिवर्तन को देखकर दीपिका को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, लेकिन उस वक्त उसने कुछ कहा नहीं और वरुण के साथ प्लेन की तरफ आगे बढ़ने लगी। दीपिका ने जाहिर तौर से नहीं दिखाया, लेकिन उसके पेट में अजीब सा महसूस हो रहा था। इतने अमीर बिजनेसमैन की बेटी होते हुए भी आज तक वो कभी प्लेन में नहीं बैठी थी। अचानक से उसके मन में वो दिन याद आ गया जब वो 10वीं में थी और एग्जाम चल रहे थे। तभी डाइनिंग टेबल पर इंद्रजीत, मंजू और उसकी सौतेली बहनें पायल और पूजा सभी बैठकर डिनर कर रहे थे। उसी वक्त पायल और पूजा के भी एग्जाम चल रहे थे। दीपिका के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, जिसके लिए उसने पूरे साल बहुत ही ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई की थी और पायल की 7वीं की परीक्षा थी, पूजा की 5वीं की परीक्षा चल रही थी। दीपिका के आखिरी 2 पेपर्स बचे हुए थे। कई दिनों से वो चैन से सो भी नहीं पाई थी और साल भर से सिर्फ घर, ट्यूशन और स्कूल को छोड़कर और कहीं पर भी नहीं गई थी। उसी वक्त किसी चीज को लेकर पायल रोने लगी और इंद्रजीत ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद हम सब मिलकर डिज्नीलैंड घूमने चलेंगे। ये बात सुनकर दीपिका मन ही मन बहुत खुश हो गई और डिज्नीलैंड जाने के सपने मन में ही बुनने लगी। बहुत ही ज्यादा उत्सुक होकर उसने खुशी खुशी अपनी बाकी की 2 परीक्षाएं दे दी और उसके बाद पूरे साल भर की बचाए हुए पॉकेट मनी से उसने अपने लिए कुछ सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे। अपने दोस्त के पास जाकर कुछ दिनों के लिए उसका सूटकेस भी मांग कर लेकर आई। दीपिका अपने बेसमेंट में बने हुए कमरे के अंदर ही चुपचाप सारी पैकिंग भी करने लगी थी। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके पिता, सौतेली माँ और सौतेली बहनें बड़े बड़े बैग्स लेकर अपने अपने कमरे से बाहर निकल के दरवाजे की ओर जा रहे हैं। दरवाजे के बाहर बड़ी सी गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी, जिसमें नौकर जाकर सारे बैग्स रख रहे थे। दीपिका कुछ समझ पाए इससे पहले ही इंद्रजीत उसके पास आया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे कहा, हम घूमने के लिए यूएस जा रहे हैं, अगले महीने की 10 तारीख तक लौट आएंगे। तब तक इस घर का ख्याल रखना। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ी तो गोपाल काका से ले लेना, उनको मैंने कुछ पैसे देकर रखे हुए हैं। ये कहकर दीपिका को छोड़कर सारा परिवार गाड़ी में बैठकर वेकेशन मनाने के लिए निकल गया। दीपिका, जो इतने समय से डिज्नीलैंड जाने की तैयारियां कर रही थी, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उनके जाते ही वो अपने कमरे में दौड़ कर गई और दरवाजा बंद करके बिलक बिलक कर रोने लगी। एक वो दिन था जब वो घूमने के लिए बेहद तरस रही थी और एक आज का दिन था जब ना चाहते हुए भी सारी दुनिया घूमने का उसे मौका मिल रहा था। तभी दीपिका ने उस चार्टर्ड प्लेन के अंदर कदम रखा। वहां पर खिड़की के पास एक सोफे जैसी सीट पर जाकर बैठ गई और कांपते हुए हाथों से अपने दूसरे हाथ को थामा और नम आंखों से खिड़की के बाहर देखने लगी। क्या दीपिका और वरुण हनीमून के लिए जा पाएंगे या फिर और कोई नई बाधा उनका इंतजार कर रही थी? आखिर वरुण के मन में ऐसा क्या आया कि उसने अचानक से ही वैष्णो देवी जाने के लिए हाँ कर दी थी? क्या ये हनीमून ट्रिप दीपिका और वरुण के बीच की दूरियों को कम करने में मदद करेगी या फिर उनके बीच की दूरियों को और भी ज्यादा बढ़ा देगी? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम। प्लेन में बैठकर कांपते हुए हाथ से दीपिका ने अपना दूसरा हाथ पकड़ लिया और नम आंखों से खिड़की के बाहर देखने लगी। अंदर ही अंदर उसे अपनी पहली उड़ान से काफी डर लग रहा था। बचपन से ही प्लेन में बैठने का सपना उसका आज पूरा होने जा रहा था। उसने हमेशा से सोचा था कि जब वो फ्लाइट में बैठेगी तब अगर उसे डर लगेगा तो अपने पिता का हाथ थाम लेगी, लेकिन आज उसके पास थामने के लिए अपने पिता का हाथ नहीं था। उसके बगल में उसका पति वरुण जरूर बैठा था, लेकिन उसका हाथ पकड़ने के बारे में दीपिका सोच भी नहीं सकती थी। थोड़ी ही देर में पायलट भी अपने कॉकपिट में जाकर बैठ गया। प्लेन को चालू करके उसने रनवे पर धीरे धीरे चलाना शुरू कर दिया। प्लेन में मौजूद एयर होस्टेस ने दीपिका को कुर्सी की पेटी बांधने में मदद की और उसके बाद वो खुद भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। जैसे जैसे रनवे पर प्लेन की स्पीड बढ़नी शुरू हुई, दीपिका की धड़कनें और भी तेज होने लगी। इतने सालों का प्लेन में बैठने का सपना, फॉरेन विदेशों में जाकर घूमने का सपना और आज पहली बार प्लेन में बैठने की उत्सुकता, ये सभी कुछ देर के लिए फ्लाइट के डर के सामने फीके पड़ गए। प्लेन के उड़ने का डर दीपिका की आंखों में साफ साफ नजर आने लगा था। दीपिका अपनी आंखें बंद करके अनजाने में ही जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगी थी। वरुण का ध्यान दीपिका की तरफ गया और उसे दीपिका की हालत देखकर पल भर के लिए हंसी आ गई। उसे तो दीपिका का हाथ पकड़कर उसे सहारा देने का मन हुआ, लेकिन दीपिका के डरे हुए चेहरे को देखकर उसने मन में एक मजाक सोचा और तुरंत ही अपना फोन निकाला और दीपिका का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। दीपिका का डरा हुआ वीडियो बनाकर उसने तुरंत ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। दीपिका को तो पता ही नहीं चला कि उसका वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि वो आंख बंद करके सिर्फ भगवान का नाम लेने में खोई हुई थी, क्योंकि उसे भयंकर डर लग रहा था। दूसरी तरफ वरुण, जो सैकड़ों बार प्लेन में बैठ चुका था, उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। उसने तुरंत ही अपनी सिगरेट जलाई और कश लेते हुए आराम से बैठ गया। थोड़ी ही देर में चार्टर्ड प्लेन ने रनवे पर दौड़ते हुए एकदम से उड़ान भरी। प्लेन की हवा में उड़ते ही दीपिका को अचानक पेट में एक झटके जैसा महसूस हुआ और उसे उल्टी जैसा होने लगा। दीपिका की ऐसी हालत देखते हुए एयर होस्टेस तुरंत ही दौड़ते हुए उसके पास आई और उसे संभालने की कोशिश करने लगी। ये सारी चीजें वरुण चुपचाप सिगरेट पीते हुए देख रहा था। तभी उसने धीरे से कहा, जो खजूर नहीं तोड़ सकता उसे चांद तारे तोड़ने के सपने नहीं देखने चाहिए। वरुण की ये बात दीपिका को कुछ सुनाई दी, लेकिन उसने वरुण की बातों को कुछ समय के लिए नजरअंदाज करने का फैसला किया, क्योंकि अभी वो अपनी खुद की परेशानी में उलझी हुई थी। थोड़ी देर के बाद जब प्लेन उड़ने लगा तब जाकर दीपिका को थोड़ा सा बेहतर लगने लगा। एयर होस्टेस ने दीपिका को थोड़ा ठंडा पानी पिलाया और उसे शांत किया। तभी दीपिका ने वरुण से कहा, चांद तारों को तोड़ने के लिए मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास, तुम्हें सुधारने के लिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिता को बहलाकर मुझे अपनी मर्जी के बिना यहाँ लाए हैं, और अब जब मेरे सामने चांद तारों को रख ही दिया है तो उन्हें टूटने का सपना तो मैं देखूंगी। ये सुनकर वरुण चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कि वो जो कह रही है वो सच था। पूरे रास्ते वरुण और दीपिका दोनों एक दूसरे से बिना कुछ बात किए चुपचाप अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे और थोड़ी ही देर में उनका चार्टर्ड प्लेन कटरा में लैंड हुआ। लैंडिंग के वक्त भी दीपिका को थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन अब तो उसे थोड़ी थोड़ी आदत लग चुकी थी। फ्लाइट से उतरने के बाद दीपिका और वरुण को लेने के लिए 5 स्टार होटल से गाड़ी आ चुकी थी। दोनों गाड़ी में बैठकर होटल की तरफ रवाना हुए।
दिसंबर का महीना था और इसीलिए कटरा में बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी थी। रास्ते में पड़ी हुई बर्फ को देखकर दीपिका की आंखें चमक उठी। वो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। बर्फ को देखते ही दीपिका एकदम ही सहजता के साथ बोल उठी, बचपन से सिर्फ टीवी और फिल्मों में ही बर्फ देखी थी, आज वाकई में अपने सामने बर्फ देखकर मुझे कैसा महसूस हो रहा है ये मैं बयान भी नहीं कर सकती। ड्राइवर 1-2 मिनट कार साइड में लगा लो ना, मैं बर्फ को अपने हाथ से उठाकर देखना चाहती हूँ। ये सुनते ही वरुण ने तुरंत ही बुलंद आवाज में कहा, खबरदार जो गाड़ी को यहाँ पर रुकवाया तो सीधे सीधे होटल ही चलो। दीपिका, ऐसा नहीं है कि तुम गरीब घर से आई हो, शादी से पहले भी तुम एक अमीर घर की ही बेटी थी, लेकिन अब तुम्हें पसंद हो या नहीं, लेकिन शादी के बाद तुम सहगल खानदान की बहू हो। इस देश में हर कोने में कोई ना कोई पत्रकार कैमरा लेकर तैयार रहता है ये देखने के लिए कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन तुम इस तरह बाहर निकल के बर्फ को अपने हाथ में उठाकर एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करोगी और किसी ने तुम्हारी तस्वीर खींचकर न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया पर डाल दी तो सहगल खानदान की बदनामी होगी, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अब से कोई भी कदम उठाने से पहले तुम्हें हमारे स्टेटस के बारे में सोचना ही पड़ेगा। तभी दीपिका ने ताना मारते हुए कहा, हाँ इंसान कैसा भी हो स्टेटस बड़ा होना चाहिए, चलो ड्राइवर होटल पर ही ले लो। ड्राइवर अपनी गाड़ी होटल तक लेकर गया और वहां पर हर होटल की तरह वरुण ने सीधा रिसेप्शन पर जाकर सबसे महंगे कमरे की चाबी मांगी, लेकिन तभी दीपिका ने वहां पर आकर पूछा, इस कमरे के चार्जेस कितने हैं? ये सुनते ही वरुण के रोंगटे खड़े हो गए। अपनी जिंदगी में आज तक उसने कभी कुछ भी खरीदने से पहले या फिर किसी भी होटल में रहने से पहले उसकी कीमत नहीं पूछी थी। किसी भी चीज की कीमत पूछना उसके लिए किसी अपमान से कम नहीं था, और इस देश और दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से एक नारायण सहगल के बेटे को किसी भी चीज की कीमत पूछने की क्या जरूरत थी? बचपन से ही पानी मांगने पर उसे दूध मिला था, इसीलिए आज अपनी ही पत्नी द्वारा उस रूम के चार्जेस पूछने पर उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। वो कुछ बोल पाए उससे पहले ही रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, 52,000 रुपीज पर नाइट। ये सुनकर दीपिका ने बिना वरुण से पूछे कहा, हमें कोई सादा वाला कमरा दे दो, इतना महंगा कमरा हमें नहीं चाहिए, वैसे भी एक रात का ही तो सवाल है। दीपिका की ये बात सुनकर वरुण शर्मिंदगी के कारण कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने तुरंत ही दीपिका का हाथ एकदम ही जोर से पकड़ा और दोनों आंखें निकालकर उसके सामने गुस्से से देखने लगा। दीपिका उसका गुस्सा समझ गई और उसने फिर से कहा, मेरा मतलब है एकदम सस्ता नहीं, कोई 15-20 हजार वाला कमरा होगा चलेगा। उसी वक्त वरुण ने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, शी इज जोकिंग, वी विल गो फॉर द हनीमून स्वीट, गिव अस द मोस्ट एक्सपेंसिव वन यू हैव। ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट ने सबसे महंगे कमरे वाली चाबी वरुण को दी। दीपिका कुछ बोल पाए उससे पहले वरुण ने चुपचाप उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ लिफ्ट में लेकर गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ उसने दीपिका पर चिल्लाना शुरू कर दिया, पागल हो गई तुम? वरुण सहगल इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का मालिक एक ऑर्डिनरी रूम में रहेगा। तुम मुझसे नफरत करती हो ये बात समझ में आती है, लेकिन बाकी लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें पता है वो पल मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग था। दीपिका ने कहा, मैंने तुम्हारा अपमान करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुम भूल रहे हो कि पापा ने हमें सिर्फ 25 लाख रुपए ही दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर वैष्णो देवी में एक ही रात में 50,000 उड़ा देते हैं तो हमारे लिए 1.5 महीना निकालना मुश्किल हो जाएगा। मेरा मतलब है मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तुमने तो सबसे महंगा वाला रूम ले ही लिया है। अब तक लिफ्ट का दरवाजा खुल गया था और वरुण और दीपिका अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ते हुए बात कर रहे थे। वरुण ने दीपिका को जवाब देते हुए कहा, तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं पापा की ये बात मानने वाला हूँ? उन्होंने पहले ही 25 लाख बोले हूँ, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे हैं, तुम्हें पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वरुण के ऐसा कहने पर दीपिका ने अपने कंधों को ऊपर उठाकर धीरे से कहा, करो खर्च, मुझे क्या लेना देना। और वो वरुण के रूम खोलते ही रूम के अंदर चली गई और जाकर बेड पर लेट गई। अब तक रात हो चुकी थी। अब दोनों ने अपने कमरे में ही खाना खा लिया था और तभी वरुण के मोबाइल पर नारायण और गायत्री सहगल ने वीडियो कॉल किया और दोनों दीपिका और वरुण से बात कर ही रहे थे कि तभी दीपिका के मोबाइल पर एक मैसेज आया। दीपिका ने जैसे ही वो मैसेज खोला वो एकदम से दंग रह गई। दीपिका के दोस्त ने वरुण की सोशल मीडिया की स्टोरी भेजी थी जिसमें उसने दीपिका के फ्लाइट में डरते हुए भगवान का नाम लेते हुए वीडियो शेयर किया था। ये देखते ही दीपिका का खून उबलने लगा। उसने तुरंत ही अपने सास ससुर का कॉल वरुण के फोन से कट किया और तुरंत ही वरुण पर चिल्लाने लगी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, बिना मुझसे पूछे मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया और मुझसे बिना पूछे अपने सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। थोड़ी देर पहले तो नीचे सिर्फ कमरे की कीमत पूछने पर तुम्हारी इज्जत खराब हो रही थी और मेरी गाड़ी के बाहर उतर के बर्फ को हाथ में लेने से तुम्हारा स्टेटस खराब हो रहा था, लेकिन मेरा तुम्हारी पत्नी का ऐसा वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले तुम्हें मेरी इज्जत और स्टेटस के बारे में ख्याल नहीं आया। वरुण को तुरंत ही एहसास हुआ कि उसने जो काम मजाक मजाक में किया था उसका दीपिका पर बुरा असर हुआ था। वो कुछ बोले उससे पहले ही दीपिका ने कहा, तुम सच में नहीं सुधरे वरुण, तुम किसी की भावनाओं को समझ ही नहीं सकते। उस दिन मेरी माँ की सच्चाई जानकर मुझे बुरा भला कहा, आज फ्लाइट में मेरी खराब हालत देखते हुए तुमने मेरी वीडियो बनाकर मेरा मजाक बनाया, लेकिन एक बार भी तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर मुझे इतना डर क्यों लग रहा था। तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी इज्जत, सब तुम्हारा। कभी दूसरों की इज्जत और दूसरों के स्टेटस के बारे में सोचा है? कम से कम अपनी पत्नी के बारे में तो सोच ही लेते। ये कहकर दीपिका कमरे से बाहर चली गई। वरुण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही अपनी स्टोरी डिलीट कर दी। उसके बाद कुछ पल के लिए वो ऐसे ही बैठा रहा और फिर दीपिका को बुलाने के लिए वो कमरे से बाहर गया, लेकिन दीपिका वहां पर नहीं थी। उसने उस फ्लोर पर हर जगह देखा, लेकिन वहां पर कहीं पर भी दीपिका नहीं दिखी। फिर से अपने रूम में जाकर उसने दीपिका को मोबाइल पर फोन करना चाहा, लेकिन उसने देखा कि दीपिका अपना फोन वहीं कमरे में रखकर चली गई थी। वरुण ने रिसेप्शन में फोन करके पूछा तो उसे पता चला कि दीपिका होटल के बाहर चली गई थी। वरुण तुरंत ही होटल के बाहर दीपिका को ढूंढते हुए गया, लेकिन पूरे होटल के परिसर में भी दीपिका कहीं नहीं दिखी। अब वरुण को चिंता होने लगी थी, आखिर कहां पर चली गई थी दीपिका इतनी रात के? क्या वरुण दीपिका को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा? क्या दीपिका वरुण को उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए माफ करेगी? क्या हनीमून के पहले दिन ही दोनों के बीच की दरारें जोड़ने के बदले और बढ़ जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम। वरुण दीपिका को ढूंढते हुए होटल के बाहर चला गया, लेकिन दीपिका उसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। ठंड काफी बढ़ चुकी थी और हल्की हल्की बर्फ भी पड़ने लगी थी। वरुण को खुद बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी थी और इसीलिए वो दीपिका के लिए और भी ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि दीपिका पहली बार इतनी ठंडी जगह पर आई थी। ऊपर से गुस्से में कमरे से बाहर जाने के वक्त उसने एक पतला सा स्वेटर को छोड़कर और कोई भी गर्म कपड़ा नहीं पहना था, और तो और वो नंगे पैर ही कमरे से बाहर चली गई थी। वरुण दीपिका को ढूंढते हुए गेट के बाहर तक चला गया। दीपिका का कहीं भी नामो निशान नहीं दिख रहा था। तभी वरुण दीपिका को पुकारने ही वाला था कि अचानक से उसे अपने स्टेटस का ख्याल आया और वो उसे पुकारते हुए रुक गया। इतने बड़े घर के लोग ऐसे जोर जोर से कभी किसी को चिल्लाते हुए पुकारते हैं भला? बस यही सोचकर उसने दीपिका को पुकार कर बुलाने का इरादा बदल दिया और यहाँ से वहां पर भटककर खुद ढूंढने लगा।
उसके साथ आए हुए स्टाफ को इसकी भनक भी नहीं थी कि दीपिका कहीं खो चुकी है और वरुण ये कतई नहीं चाहता था कि ये बात उन्हें पता चले, क्योंकि अगर ये बात उसके पिता तक पहुंच गई तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दीपिका को ढूंढते हुए वरुण आधी रात को कटरा की गलियों में घूम रहा था। तभी उसने रास्ते में एक वॉचमैन से दीपिका के बारे में पूछा तो उसने सर हिलाकर ना में जवाब दिया। अब वरुण की चिंता और भी बढ़ने लगी थी। वो टेंशन में अपने आप से ही बातें करने लगा था। एक टके की भी कॉमन सेंस नहीं है इस लड़की के अंदर। अनजान जगह पर आधी रात में कमरे के बाहर जाने की जरूरत ही क्या थी? इतना गुस्सा आ गया था मुझ पर तो दूसरा कमरा बुक करवाकर वहां चली जाती रात को सोने। उसकी वजह से मैं भी ठंड में कराते हुए यहाँ से वहां पर भटक रहा हूँ। हर जगह पर दीपिका को ढूंढने पर भी जब वो कहीं पर भी नहीं मिली तो थक हार कर वरुण ने फैसला किया कि वो अपने होटल में फिर से जाएगा और वहीं से पुलिस स्टेशन जाकर दीपिका के खोने की कंप्लेंट दर्ज करवाएगा। थके हुए होने के कारण धीरे धीरे अपने होटल में फिर से पहुंचा और जैसे ही उसने होटल के अंदर कदम रखा तब रिसेप्शन पर बैठे हुए मैनेजर ने उससे कहा कि दीपिका फिर से लौट आई थी और अपने कमरे में चली गई थी। उसने ये भी कहा कि वरुण के होटल से बाहर जाने के कुछ देर बाद ही दीपिका लौट आई थी। ये सुनते ही वरुण ने एक पल के लिए चैन की सांस ली और फिर उसका पारा चढ़ गया। दीपिका की वजह से उसे काफी परेशानी हुई, इसलिए उसे खरी खोटी सुनाने के इरादे से गुस्से से तिलमिलाता हुआ वो अपने कमरे में गया। कमरे का दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि दीपिका चैन की नींद सो गई थी। उसे इस तरह चैन की नींद सोते हुए देखकर वरुण को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो दीपिका को उठाने के लिए उसकी तरफ बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ा। मेरी नींद खराब करके बहुत चैन की नींद सो रही है। ये कहते हुए वो जैसे ही दीपिका को उठाने के लिए उसके पास पहुंचा तब दीपिका को चैन से सोता हुआ देखकर एकदम ही रुक गया। दीपिका वरुण को खूबसूरत लगती थी लेकिन सोते हुए वो और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। दीपिका के चेहरे की मासूमियत को देखकर उसका गुस्सा पल भर के लिए ठंडा हो गया और उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और वो कमरे की दूसरी छोर पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वरुण को भी कब नींद आ गई उसे भी पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह करीब 6 बजे दीपिका उठ गई और नहा धोकर तैयार हो गई। कमरे में हो रही चहल पहल से वरुण की नींद खुल गई और उसने दीपिका को आधी नींद में ही पूछा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? दीपिका ने जवाब दिया, यहाँ पर जिस काम के लिए आए हैं बस वही करने जा रही हूँ, यात्रा करने, पहाड़ चढ़ने और माता रानी के दर्शन करने। अगर तुम चल रहे हो तो जल्दी से तैयार हो जाओ। वरुण ने कहा, तुम चली जाओ, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शुक्र है कि मेरी नींद खुल गई, नहीं तो कल रात की तरह आज भी तुम्हें ढूंढते हुए हर कटरा के रास्तों पर भटकना पड़ता। दीपिका ने कहा, मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए, और वैसे भी मैं बर्फ को छूने के लिए चली गई थी। होटल के पास में ही मुझे बर्फ दिखाई दी तो मैं वहीं पर बैठ गई थी। खैर छोड़ो, तुम चल रहे हो तो आ जाओ दर्शन करने के लिए। सर नामे हिलाते हुए वरुण फिर से लेट गया। दीपिका ने उसकी तरफ देखते हुए इस तरह से सर हिलाया जैसे उस पर तरस खा रही हो और ताना मारते हुए बोली, दया आती है तुम पर, इस देश के सबसे रईस लोगों में से एक हो लेकिन फिर भी माता रानी की चौखट पर आकर भी उनका बुलावा नहीं आया। ये कहकर दीपिका कमरे से बाहर निकल गई। दीपिका की बात वरुण को कहीं ना कहीं थोड़ी सी चोट पहुंचा गई, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो नास्तिक था, लेकिन पूजा पाठ, मंदिर, दर्शन इत्यादि में उसे रुचि नहीं थी। उसने देखा था कि बचपन से लेकर अब तक उसके माता पिता कई बार वैष्णो देवी के दर्शन करने आया करते थे और उसे भी साथ में लाया करते थे, लेकिन बड़े होने के बाद उसने उनके साथ आना छोड़ दिया था। लेकिन आज दीपिका ने जो कहा वो बात कहीं ना कहीं उसके दिल पर लग गई थी। दीपिका होटल के बाहर गई और पहाड़ की तरफ आगे बढ़ने लगी। उनके साथ आए हुए कुछ बॉडीगार्ड भी उसके साथ उसके पीछे पीछे आने लगे, लेकिन तभी दीपिका ने मुड़कर उन्हें कहा, मेरे बॉडीगार्ड बनकर आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ पर ही रुको और दर्शन करना चाहते हो तो भक्त बनकर आओ, ये बंदूक वगैरह लेकर मेरे पीछे मत आना। दीपिका की बात सुनते ही सभी बॉडीगार्ड वहीं पर रुक गए। दीपिका अकेले ही दर्शन करने के लिए पहाड़ की तरफ चली गई। नीचे से लाठी लेकर और सर पर माता की चुनरी बांधकर दीपिका ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मंजू गोयल अखबार में दीपिका और वरुण की शादी की खबर और तस्वीरें देखकर मन ही मन काफी जल रही थी। उसे अभी भी ये हजम नहीं हो रहा था कि उसके पति की नाजायज बेटी, जिसकी इस घर में किसी नौकर से ज्यादा हैसियत नहीं थी, आज उसकी शादी की चर्चा पूरे देश विदेश में हो रही थी। और ऊपर से उसे इंद्रजीत ने सुबह ही बताया था कि वरुण के साथ 1.5 महीने के लिए हनीमून मनाने चार्टर्ड प्लेन में ही निकल गई थी। ये सब सुनकर और देखकर मंजू का खून गुस्से से उबल रहा था। गुस्से में आकर उसने अपने सामने रखे हुए अखबार को पूरी तरह से फाड़ दिया और फिर अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उन दोनों से कहा, तुम दोनों ने दीपिका की शादी में पेट भरकर खाना खाया था ना? पायल और पूजा दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ आखिर ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है। तभी मंजू बोली, तुम दोनों जब 18 साल की हो जाओगी तो उसके बाद मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ही वरुण सहगल से ज्यादा अमीर लड़की को ढूंढो और उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हीं के साथ शादी करो, समझी? पायल और पूजा दोनों कुछ समझ पाई उससे पहले ही इंद्रजीत वहां पर आ पहुंचा और बच्चियों को ऐसी बात करने पर मंजू को डांटने लगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा क्या? बच्चियों के सामने किस तरह की बातें कर रही हो? क्या वाहियात चीजें सिखा रही हो उन्हें? बच्चियों तुम अपने कमरे में जाओ। दीपिका की शादी इतने बड़े घर में क्या हो गई? तब से लेकर अब तक तुम उसी के बारे में सोच सोच कर अपनी जान जला रही हो। किसी पुरानी पिक्चरों की खड़ूस सौतेली माँ या टीवी सीरियल्स की सास की तरह बर्ताव कर रही हो, लेकिन मैं उन पिक्चरों का बुढ़ा लाचार बाप बनके नहीं रहने वाला। अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई हरकत फिर से की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर इंद्रजीत वहां से गुस्से में चला गया। इंद्रजीत के जाने के बाद मंजू वहीं पर बैठ गई और अपने सर को दोनों हाथ से पकड़कर अपने आप से कहने लगी, पुरानी पिक्चरों की सौतेली माँ कैसी थी वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपनी बच्चियों को सहगल खानदान से भी बड़े खानदान में शादी करते हुए देखना चाहती हूँ और ये मैं करती रहूंगी। इस तरफ दीपिका जय माता दी के नारे लगाते हुए पहाड़ पर चढ़ रही थी और तभी चलते चलते उसके पैर में अचानक से मोच आ गई और वो वहीं पर बैठ गई। वो जिस टोली के साथ ऊपर चढ़ रही थी उन्हें दीपिका ने आगे जाने के लिए कहा और खुद एक जगह पर शांति से बैठ गई। उसे लगा था कि उसके पैर में मामूली सी मोच आई थी जो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी। थोड़े टाइम बैठे रहने के बाद जब दीपिका ने फिर से उठकर चलने की कोशिश की तब उसे एहसास हुआ कि उसके पैर में आई हुई मोच मामूली नहीं थी, उसका दाहिना पैर पूरी तरह से सूज गया था। दीपिका अपना पैर जमीन पर रख ही नहीं पा रही थी। उसने एक कदम आगे रखने की कोशिश की लेकिन वो एकदम से नीचे जमीन पर गिर पड़ी। उस समय वहां पर आगे पीछे और कोई भक्तों की टोली दिखाई नहीं दे रही थी जो उसकी मदद के लिए आ सके। बड़ी मुश्किल से दीपिका उठकर खड़ी हुई और लंगड़ाते हुए उसी जगह पर जाकर बैठ गई जहां पर पहले बैठी हुई थी। तभी एकाएक मौसम बदलने लगा और तेज हवाएं चलने लगी और उसके साथ थोड़ी थोड़ी बर्फ भी गिरने लगी थी। तभी वहां से कुछ लोग फिर से पीछे की ओर चलते हुए आए और दीपिका को मौसम खराब होने की आगाही की वजह से लौटने के लिए कहने लगे। दीपिका बाद में फंस गई थी क्योंकि पैर में मोच आने के कारण वो चल भी नहीं सकती थी और बिना दर्शन किए उसे लौटना भी नहीं था। थोड़ी ही देर में मौसम और भी खराब होने लगा था। उसकी आंखों के सामने कई लोग उल्टे पांव लौटने लगे थे। मौसम खराब होने के कारण कोई उसके सामने मदद का हाथ भी नहीं बढ़ा रहा था। आखिर वो मदद के लिए पुकारती भी तो किसे? कुछ देर के लिए दीपिका को अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगा क्योंकि उसने अपने साथ आए हुए बॉडीगार्ड्स को फिर से भेज दिया था। अगर वो उस वक्त उसके साथ होते तो वो इस तरह से अकेली नहीं पड़ती, लेकिन अब दीपिका का वहां पर बैठे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था।
दीपिका ने किसी तरह उठकर आगे जाने के लिए पैर बढ़ाया ही था कि पैर में आई हुई मोच के कारण उसकी चीख निकल गई और बैलेंस जाने की वजह से दीपिका फिर से नीचे जमीन पर गिर पड़ी। उसी वक्त मौसम और भी खराब होने लगा और बर्फ गिरने के कारण ढलान पर फिसलन और भी बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से दीपिका उठ नहीं पा रही थी और उठने की कोशिश करने पर वो फिसलती चली जा रही थी। क्या इस मुसीबत से दीपिका बाहर आ पाएगी? क्या दीपिका की मदद करने के लिए वहां पर कोई नहीं था? क्या दीपिका की मदद करने कोई वहां पर पहुंच पाएगा? दीपिका की बात वरुण को चोट क्यों कर गई थी? क्या दीपिका का दर्शन करने का सपना अधूरा रह जाएगा? क्या दीपिका और वरुण के बीच में बढ़ रहे फासले कम हो पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मिसमैच्ड इश्क ओनली ऑन पॉकेट एफएम।